नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, कोहल वर्ग के बारे में हम जान लेते हैं। कोहल वर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। दोस्तों, प्रथम नैतिक विकास सिद्धांत इन्होंने 1969 ईस्वी में दिया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कोहल वर्ग ने कौन से सिद्धांत को दिया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने कब दिया, तो 1969 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत को दिया है। और क्या है दोस्तों, कोहल वर्ग जी ने 1981 में और 1984 में संशोधन भी किया है, ये आपको याद रखना है। अपने सिद्धांत में इन्होंने कौन से सन में संशोधन किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1981 में, और दूसरा संशोधन 1984 में किया। दोस्तों, कोहल वर्ग का मानना है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। और दोस्तों, अच्छा बुरा जो भी कार्य करता है वह समाज के परिवेश से सीखता है, ऐसा इनका मानना है। दोस्तों, लॉरेंस कोहल वर्ग नैतिकता के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 11 कहानियों की सहायता ली थी। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत को सिद्ध करने में कितने कहानियों की सहायता ली थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 11। इन्होंने इन कहानियों को ही सुनाकर बच्चों को नैतिकता के स्तर को नापते थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लॉरेंस कोहल वर्ग कहानियों को सुनाकर बच्चों के सामने और उनके नैतिकता को ये नापते थे। और सबसे प्रसिद्ध कहानी की बात की जाए तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी हिंज की कहानी है, और वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप सबके सामने। दोस्तों, हिंज नामक एक व्यक्ति था जिसकी बीवी बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने उसे एक दवा बताई थी जिससे कि उसकी जान बच सकती थी, और वह दवा मात्र एक वैज्ञानिक के पास थी जिसने वर्षों तक मेहनत करके उस दवा का निर्माण किया था। हिंज जब उससे दवा लेनी चाही तो वह साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैंने वर्षों मेहनत करके यह दवा बनाई है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तब हिंज सोचने लगा कि अगर यह दवा नहीं मिली तो मेरी बीवी मर जाएगी। तब उसको ख्याल आया कि वो दवा चोरी कर ले, और फिर वह दवा चोरी कर लाया और वह दवा अपनी बीवी को पिला दी, जिससे कि उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, आप बताइए कि दवा चोरी करके हिंज ने अच्छा काम किया या नहीं। कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो ये हिंज की कहानी मैंने आपको बताई। दोस्तों, 20 वर्षों तक बच्चों से साक्षात्कार करके इन्होंने निर्णय निकाला और फिर जाकर इन्होंने नैतिक सिद्धांत को दिया। आइए दोस्तों, देखते हैं नैतिक दुविधा क्या होती है। नैतिक दुविधा उस जटिल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें दो या अधिक में से किसी एक को चुनना होता है। एक को चुनने पर अन्य सुनीति का उल्लंघन हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, नैतिक दुविधा का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज़ है, जैसे एग्ज़ाम की ही बात कर ली जाए, अगर आपको एग्ज़ाम देना है और कहीं पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपका 2 एग्ज़ाम साथ में ही लग जाए, तो आप एक एग्ज़ाम को छोड़ोगे और एक को चुनोगे। तो ऐसी परिस्थिति जो है वो नैतिक दुविधा कहलाती है। एक एग्ज़ाम तो आप दे लोगे लेकिन एक आपका छूट जाएगा, तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। आगे है दोस्तों नैतिक तर्कणा, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। नैतिक तर्कणा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही या गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय ले लिया जाता है, और निर्णय लेने में शामिल चिंतन को नैतिक तर्कणा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप किसी भी फैसले को
ले लें, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उस निर्णय, उस फैसले को लेने में जो आप सोचते हो वही नैतिक तर्कणा कहलाती है। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे जब हिंज सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं दवा चुराऊं, अपने बीवी को बचाऊं या फिर बीवी को मरने के लिए छोड़ दूं, तब ये नैतिक दुविधा थी। और जब उसने फैसला ले लिया कि नहीं, मैं दवा चोरी करके लाऊंगा और अपने बीवी को बचाऊंगा, तब ये नैतिक तर्कणा हो गई। इस प्रकार नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा को हम समझ सकते हैं। आगे है दोस्तों नैतिक विकास अवस्था का सिद्धांत। दोस्तों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण हैं और ये सार्वभौमिक हैं। दोस्तों, सार्वभौमिक का अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चों को अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है, किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता। जैसे कि नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं और इसे बदला नहीं जा सकता, और सभी बच्चों को इससे गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों, कोहल वर्ग ने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है और इन्हें 3 स्तर पर रखा है। पहला है दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था। यह अवस्था 4 से 10 वर्ष की होती है। और दोस्तों, पूर्व परंपरागत अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा अहंकार की अवस्था। और दोस्तों, दूसरा है परंपरागत अवस्था। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष होती है और इसको 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तीसरा है दोस्तों उत्तर परंपरागत स्तर। इसकी अवस्था 13 वर्ष से अधिक। और दोस्तों, इसे 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अब दोस्तों, हम सभी अवस्थाओं को डिटेल से जान लेते हैं। पहला है दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था। अभी मैंने आपको बताया, इसकी अवस्था 4 से 10 वर्ष होती है। इसमें क्या करता है बालक, बाहरी घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बड़ों के द्वारा जो बताया जाता है कि ये काम अच्छा है या बुरा है, वह उसी को अच्छा या बुरा समझता है। पूर्व परंपरागत अवस्था को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, मैंने अभी आपको बताया। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, तो इसको भी हम डिटेल से जान लेते हैं। इसमें क्या करता है, बच्चा डर के आधार पर अच्छा व्यवहार करता है। दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन करना चाहिए, ऐसा वह विचार करने लगता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बड़े लोग आदेश देते हैं वही बच्चा काम करता है। और दोस्तों, बच्चे को भय लगा रहता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमको दंड अवश्य मिलेगा, तो इस तरह से वो अच्छा व्यवहार करता है। दूसरा है दोस्तों अहंकार की अवस्था। इस स्तर पर बच्चा झूठ बोलना, चोरी करना सीखने लगता है। बराबरी में लेन देन वाली बात बच्चे को सही लगती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा अपनी चीज़ किसी को देने में कतराता है। अगर वो किसी को अपनी चीज़ देता है तो उससे कोई ना कोई चीज़ लेता है। इस प्रकार दोस्तों बच्चे में अहंकार देखने को मिलता है। दूसरा है दोस्तों परंपरागत अवस्था। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष होती है। इसमें बच्चों का व्यवहार माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो माँ बाप कहते हैं या कोई बड़ा व्यक्ति जो नियम बनाता है, उसी के आधार पर बच्चा कार्य करता है। और इसको 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रशंसा की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बालक समाज को अच्छा लगने वाला कार्य करता है जिससे उसको प्रशंसा मिल सके। इसमें दोस्तों वो वही कार्य करता है जिससे सभी उसकी प्रशंसा करें, वो कोई गलत कार्य नहीं करता है और उसे स्कूल, परिवार, समाज से प्रशंसा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये है प्रशंसा की अवस्था। दूसरा है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था।
इसमें क्या होता है, बच्चों का नैतिक विकास आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है और समाज के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक मानने लगता है। इसमें बच्चा समाज से जुड़ना शुरू कर देता है। इसमें दोस्तों समाज के विरुद्ध कोई भी कार्य बच्चा नहीं करता। समाज के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को वो अनैतिक मानने लगता है। तीसरा है दोस्तों उत्तर परंपरागत अवस्था। इसे भी 2 स्टेज में बांटा गया है। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें क्या होता है कि समाज के नियमों का पालन करना मेरा दायित्व है, ऐसा बच्चा समझने लगता है। क्योंकि दोस्तों इसमें बच्चा बड़ा हो गया है इस स्तर पर आते आते, तो वो सभी नियमों कानूनों का पालन करने लगता है, समझने लगता है। और दोस्तों इसमें बच्चा अपने विवेकपूर्ण तरीक़ों से कार्य करने लगता है। इसमें बच्चा समझ लेता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। वह अच्छा क्या है, बुरा क्या है, या समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, यह सब बच्चा समझने लगता है। और दोस्तों उत्तर परंपरागत अवस्था का दूसरा स्टेज है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसको हम जान लेते हैं। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विवेक की अवस्था किसे कहा जाता है, तो सार्वभौमिक अवस्था को विवेक की अवस्था कहा जाता है, जो कि उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आती है। इस अवस्था तक बच्चा अच्छे बुरे उचित अनुचित सभी विषयों पर व्यक्तिगत विचार विकसित करने लगता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।